तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड परीक्षा पास करने के बाद हमारा ये वीडियो। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने भी एलटी ग्रेड की तैयारी की थी वो सब पास हो गए होंगे और मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, लेकिन ये परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता केवीएस के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। एनवीएस एमआरएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जीआईसी प्रवक्ता, DSSB, बीपीएससी टीयर 4 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और इसके बाद अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नई भर्ती और जो पुरानी 2022 में हुई उसके लिए, जहां जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के लिए ये महत्वपूर्ण परीक्षा वाले सवाल आपको यहां पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने भी साथी आ चुके हैं फटाफट वो वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी साथी आ चुके हैं जल्दी से लाइक कर दें सब लोग, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को। और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल है जहां से कल हम लोगों ने क्लास को खत्म किया था, आज वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो सवाल खत्म किया था वो यहीं से खत्म किया था कि जो गोदान है उसकी मुख्य कथा वस्तु का आधार क्या है। यहां से हम लोगों ने सवाल को खत्म किया था। मैंने पूछा भी था कि जो इस उपन्यास की कथा वस्तु है वो पहले हमें किस उपन्यास के रूप में मिलती है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक इनका उपन्यास था जिसका नाम था प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम की कथा का विस्तार ही इस उपन्यास के रूप में देखा जाता है, यानी प्रेमाश्रम जो उपन्यास है उसकी कथा विस्तार के रूप में गोदान उपन्यास को देखा जाता है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी या कृषक जीवन की महागाथा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन है? महाकाल उपन्यास इनका जो है यह कालांतर में भूख के नाम से प्रकाशित होता है। इसका समय 1947 है। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र उपन्यास जो है 1956 का है। शतरंज की मोहरे, शतरंज की मोहरे 1959 का है। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी का है। इसके अलावा अमृत और विष, अमृत और विष 1966। सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा ये 1968 की रचना है। और सबसे अंत में पीढ़ियां 1990 का है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास माना जाता है। प्रथम प्रकाशित उपन्यास पूछा गया है तो दृष्टिकोण से अमृत और विष सही होगा? नहीं। सुहाग के नूपुर नहीं सही होगा, शतरंज की मोहरे नहीं सही होगा, यानी बूंद और समुद्र। इसमें जो ऑप्शन है उसमें बूंद और समुद्र सही होगा। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है?
अब इनके और भी उपन्यास है, जैसे कुंडली चक्र, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रेम की भेंट, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना और आहत। ये सभी रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा की हैं। कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना, आहत। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, और ऐतिहासिक उपन्यासों में गढ़कुंडार विराट की पद्मिनी, मुसाहिबजू, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी, सोती आग, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान और ललितादित्य इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ललितादित्य ये किस प्रकार के उपन्यास हैं इनके? ये सब इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। अब देखिए, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी उपन्यासों का कथा समय आपको याद करवा दिया था, रटा दिया था, भले आप सब भूल गए हो, लेकिन मैंने आपको रटा दिया था। औपनिषदिक युग की है सभी, बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट किस काल के हैं? संस्कृत के हैं, संस्कृत साहित्य से जुड़ते हैं। और बाण बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? ऐसी एक सीधी लाइन, ऐसे ट्रिक से बताया था, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ऐसी लाइन, यानी 3 बाण अगर आप जोड़ दीजिए तो 7 बन जाता है। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा कब के लिए आधारित है? तो 7वीं शताब्दी के लिए है। ठीक है। अब देखिए यहां पर अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये अब पोथा लग रहा है, तो पोथा वगैरह कब लिखे गए होंगे? उपनिषद वाले समय में लिखे गए होंगे, यानी यह औपनिषदिक युग की हो गई। अनामदास का पोथा औपनिषदिक युग की हो गई। पुनर्नवा, पुनर्नवा कैसे याद कराया था? पुनर्नवा, यह पुनर्नवा यानी कोई चीज पुरानी हो गई, तो पहले क्या रही होगी? वो गुप्त रही होगी, यह गुप्त काल से संबंधित है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, यह मध्ययुगीन या सातवाहन काल से संबंधित है। मध्ययुगीन या सातवाहन काल से संबंधित है। तो ये इनके सभी उपन्यासों में आपको याद रखना है कि कौन सा उपन्यास किस काल से जुड़ रहा है। सातवाहन काल। अगला सवाल है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या पूछा गया है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में उनकी परंपरा में कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्र नाथ, रामेश्वर शुक्लांचल और गोपाल राम जयमल। पूछा गया है व्यक्तिवादी उपन्यास। अब ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार होते कौन है? व्यक्तिवादी उपन्यास है क्या, इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। तो सामाजिक शक्तियों के स्थान पर, सामाजिक
शक्तियों के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करते हैं? व्यक्ति की सत्ता, व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को महत्व देते हैं। कैसे याद रखना है? तो ये जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, ये सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को महत्व देते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी उपन्यासकार जो है भगवती चरण वर्मा का एक बड़ा नाम आता है। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों के नाम भी आपको जानने चाहिए। भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्र नाथ हस्क, रामेश्वर शुक्लांचल, उषा देवी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये जो लोग हैं, इन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? इनको हम व्यक्तिवादी उपन्यासकारों के अंतर्गत रखते हैं। जबकि गोपाल राम गौमरी को हम एक नई औपन्यासिक क्रांति के लिए जानते हैं। इन्होंने जासूसी उपन्यासों को शुरू किया है, तो जासूसी उपन्यासों के जनक के रूप में इन्हें हम जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? अब प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार और उसकी प्रस्तुतता से संबंधित भी चीजें हमें जाननी चाहिए। तो गोपाल राय ने किसको माना? गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। विजय शंकर मल्ल ने भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। क्यों माना है? तो यह अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो अंग्रेजी के ढंग का है ये। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। तो सोना माटी यह विवेकी राय का उपन्यास है। विवेकी राय का उपन्यास है। इसके अलावा हरक्यूलिस की हैरानी भी इनका उपन्यास है, मनोहर श्याम जोशी का। हमजाद कसब भी बहुत चर्चित है। क्या आप टाटा प्रोफेसर सॉरी कौन हूं मैं
उत्तराधिकारी कौन हूं मैं, ये इत्यादि मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। तो यहां पर अगला सवाल, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, बताइए। काला पहाड़ भगवान मोरवाल, भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव। अब जो करवट और पीढ़ियां हैं, यह किसका है? अमृतलाल नागर का है। राजेंद्र यादव का चर्चित उपन्यास कौन सा है? उल्टा। तो यहां पर करवट अमृतलाल नागर का हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर। अधोलिखित में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। सात नदियां एक समुंदर, यह किसका है? नासिरा शर्मा का है। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि नासिरा शर्मा को जब भी याद करिए, नाक की सिरा बनाकर याद करिए कि नाक की सिरा से नाक चू रही है। तो कैसी नाक चू रही है कि सात समुदियां, सात नदियां और एक समुंदर भर गया, इतनी नाक की सिरा है। इस तरह से इसे हम जोड़कर याद कर सकते हैं। मछली मरी हुई, ये राजकमल चौधरी की है रचना। समलैंगिकता पर आधारित रचना है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र की रचना है। और तेरा तोता बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्मीकांत मिश्रा की रचना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, फणीश्वरनाथ रेणुके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? फणीश्वरनाथ रेणु को हम क्या मानते हैं? आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। देखते हैं किस उपन्यास में इनके कौन सी कथा दिखाई गई है। तो जैसे पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड, इसमें कस्बे की कहानी है, कस्बे की कहानी है, और राजनीतिक अंतर विरोध जो होता है एक समाज में, उसको दिखाया गया है। मैला आंचल, मैला आंचल, और ये किस तरह का है? आंचलिक उपन्यास है। पूर्णिया बिहार की कथा को अपने अंदर समेटे हैं। दीर्घ तपा, दीर्घ तपा, अब ये जो उपन्यास है, यह विमेंस वेलफेयर की आड़ में, विमेंस वेलफेयर के आड़ में क्या दिखाया गया है? यौन उत्पीड़न। इसमें क्या दिखाया गया है कि दीर्घ तपा में विमेंस वेलफेयर की आड़ में स्त्रियों का जो यौन शोषण होता है वो दिखाया गया है। अब बचता है जुलूस। जुलूस में क्या है कि पाकिस्तान से जिन शरणार्थियों को भारत भेज दिया गया था, भारत लौटा दिया गया था, तो उनके दारुण कथा को इसमें दिखाया गया है जुलूस में।
प्रेमचंद शताब्दियों से पद्दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सामाजिक और सांस्कृतिक उपन्यासकार और इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद्दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? अब देख लेते हैं कि त्रिशंकु कहानी किसकी है, उनकी और कहानियां कौन सी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं हार गई, यही सच है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर। इसके अलावा ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मन्नू भंडारू की है, त्रिशंकु भी उन्हीं की है। मृणाल पांडे की शब्द वेदी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। गीतांजलि की वैराग्य और अनुगूंज, वैराग्य और अनुगूंज, ये दो रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? अब देखिए यहां पर मैंने एक उपन्यास आपको याद करवाया था कि यहां पर पीली आंधी कब आएगी। तो एक पंखे की कंपनी है, एक पंखे की कंपनी है, उसी के नाम पे एक रचनाकार है, महिला रचनाकार, तो उनकी रचनाओं को याद रखना है। तो खेतान कंपनी है, वो कहते हैं आओ पेपे घर चलें। क्या कहते हैं? आओ पेपे घर चलें। क्यों घर चलें? ताला बंद कर दो, ताला बंदी हो गई है। ताला बंदी क्यों करके लोग घर जा रहे हैं? क्योंकि छिन्न मस्ता, छिन्न में मतलब तुरंत ही, अपने अपने चेहरे ढक लो, अपने अपने चेहरे ढक लो। क्यों चेहरे ढक लो? क्योंकि पीली आंधी आने वाली है। और पीली आंधी क्यों आएगी? क्योंकि प्रभा खेतान, प्रभा खेतान, खेतान कंपनी है पंखे की, तो खेतान कंपनी का जो पंखा वो चलने वाला है। अब वो जब चलेगा क्या होगा? पेपे घर चले जाओ ताला बंद करके, क्योंकि छिन्न में ही अपने अपने चेहरे तुमको ढकने पड़ेंगे। क्यों ढकने पड़ेंगे? क्योंकि पीली आंधी आने वाली है। इस तरह से इसको याद रख लेंगे। इसी तरीके से एक रचनाकार है कमलेश्वर, कमलेश्वर, तो यहां पर पीली आंधी और चौखट कमलेश्वर की रचना नहीं है। तो पीली आंधी भी और चौखट भी कमलेश्वर की रचना नहीं है। एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? डाक बंगला किसकी रचना है? कमलेश्वर की। समुद्र में खोया हुआ आंधी आदमी, काली आंधी, काली आंधी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पीली आंधी और काली आंधी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। अब देखिए काली आंधी और पीली आंधी, कमलेश्वर, तो का से काला और का से कमलेश्वर, का से काला, का से कमलेश्वर, तो कमलेश्वर की काली आंधी आएगी और प्रभा खेतान की पीली आंधी आएगी। ठीक है। आगामी अतीत वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान।
रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। तो एक हमारे हैं कमलेश्वर साहब। तो कमलेश्वर क्या है, कमल पर बैठे हुए ईश्वर हैं। कमल पर बैठे ईश्वर यानी भारत के कोई ईश्वर होंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दिया। किसने? कमलेश्वर ने। क्या धमकी दिया कि तुम्हारे यहां एक सड़क और जो 57 गलियां हैं, वहां एक डाक बंगला है, वहां मैं अपने आशीर्वाद श्राप से काली आंधी चलवा दूंगा। और जब काली आंधी चलवाऊंगा तो कितने ही पाकिस्तान क्यों न हो वहां रेगिस्तान बना दूंगा। यानी आपको एक इमेजिन करना है कि एक देवता है। कौन देवता है? कमलेश्वर। ठीक है, एक देवता है और वो देवता कहां बैठे हुए हैं? कमल पर बैठे हुए हैं, कमलेश्वर। उन्होंने धमकी दिया। किसको दिया? पाकिस्तान को। क्या धमकी दिया? कि तुम्हारे यहां एक सड़क और 57 गलियां, डाक बंगला, उन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। कैसे? काली आंधी लाकर। और काली आंधी जब लाऊंगा तो कितने ही पाकिस्तान क्यों न हो जाए, मैं सबको रेगिस्तान से भर दूंगा। इसलिए तुम लोग मुझसे सावधान हो जाओ। तो ऐसे याद रखेंगे, कमलेश्वर से ये सारी रचनाएं। ठीक है, याद रहेगा। तो कहते हैं कि डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, जितने भी लौटे हुए मुसाफिर हैं सब लोग भाग जाओ। समुद्र में खोया हुआ आदमी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी समुद्र में ही बैठे रहते हैं। आगामी अतीत तुम्हारा बदल दूंगा, सुबह दोपहर शाम में इतना काली आंधी चलाऊंगा कि रेगिस्तान से भर जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमलेश्वर की रचना को और प्रभा खेतान की रचना को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि हम सब बुढ़ौती में पहुंच चुके हैं। 30 साल के नजदीक पहुंचने के बाद मतलब आधी जिंदगी बीत गई। एवरेज उम्र 60 साल होती है। तो 30 साल में याद रख पाना या रटना बड़ा कठिन काम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इमेजिन करना चाहिए और इमेजिन करके चीजों को एक कहानी के रूप में मनगढ़ंत बना लेना चाहिए। इस तरह से जब हम याद रखेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं। हमको क्या याद रखना है कि भाई कमल के ऊपर जो बैठे वो कमलेश्वर है, समुद्र में खोया हुआ आदमी है वहीं बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि कितने भी पाकिस्तान होंगे मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं काली आंधी चलाऊंगा। कितने ही पाकिस्तान के हो सबको रेगिस्तान से भर दूंगा। खोया हुआ मुसाफिर है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं और हमेशा ये याद रहेगा। क्लियर है? पीली आंधी को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जितनी आप कभी भी खेतान कंपनी के का विज्ञापन देखिए तो विज्ञापन में ऐसा दिखाएंगे कि मतलब सभी लोग लाइन से हैं और वो जैसे पंखा चलाते हैं फड़ 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 पीली आंधी चल जाती है। तो इस तरीके से प्रभा खेतान से पीली आंधी याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल। यहां निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अच्छा, आप 25 की हैं, चलिए बहुत खुशी की बात है। फिर भी चीजों को रटने पे उतना मजा नहीं है। जो हमारा साइंस कहता है कि चीजों को रटने से ज्यादा इमेजिन करने में चीजें ज्यादा दिन तक रहती हैं। इमेजिन करने में चीजें रटने से भूल जाती हैं। आपने जिन चीजों को रटा होगा वो भूल गए होंगे और जिन चीजों को इमेजिन किया होगा वो हमेशा याद रहते हैं। तो इमेजिनेशन पावर आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और रटने वाली चीजें कॉन्शियस माइंड में रहती है और समय के साथ भूल जाती हैं। तो यहां पर क्या करना है? इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। श्यामा स्वप्न, मैंने अभी एक ट्रिक से इस रचना को याद दिलाया था कि ठाकुर साहब को क्या गया, अरे हमारे यहां ठंड नहीं का हम दूसरे गोला से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो ठाकुर साहब जो है ये सो रहे थे और एकाएक इनकी नींद उचट जाती है। जब इनकी नींद उचटती है तो क्या देखते हैं? श्यामा को स्वप्न में। अब ठाकुर साहब को अगर श्यामा स्वप्न में आएगी तो क्या होंगे? जग जाएंगे। श्यामा अगर स्वप्न में आएंगी ठाकुर के तो ठाकुर क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने नया बैच शुरू किया उसमें उपन्यास ही मैं पढ़ा रहा हूं।
और उसी उपन्यास में आज मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था। नया बैच जो है अपकमिंग 2026 की टीजीटी पीजीटी के लिए, DSSB बीपीएससी टीयर 4 के लिए, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, जीडीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए शुरू किया गया है। तो यहां पर नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर कोट और काजल की कोठरी, भूतनाथ। अभी मैंने भूतनाथ भी आपको बताया था। तो भूतनाथ जो है वो 21 भागों में है। 15 भाग तो खुद लिखे थे वो, और बाद में वो चल बसे तो 6 भाग उनका दुर्गा प्रसाद ने पूरा किया, यानी कुल 21 भागों में है। ठीक है, तो नरेंद्र मोहिनी किसकी हो जाएगी? देवकीनंदन खत्री की। पृथ्वीराज चौहान, अब बताएं। तो ये पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद की हो गई, और मायाविनी गोपाल राम गहमरी की हो गई। तो ये गहमर के रहने वाले थे। अच्छा, आपके यहां ठंडी नहीं है, आप दूसरे गोला से हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है भाई। इनके यहां ठंड नहीं, हम लोग इन्हीं के यहां चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? अब देखिए, अब एक चीज और बढ़िया, इमेजिन देखिए, इमेजिन से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ये क्या है? ये एक वृक्ष है। क्या है? ये एक वृक्ष है, और इस वृक्ष पर क्या है कि पंख वाले लोग बैठते हैं। वृक्ष पर कौन बैठ सकता है उड़कर? तो पक्षी ही बैठ सकते हैं। तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो। कैसे? पैरों में पंख बांधकर। अब पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, और जब थक जाना किसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाना। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, जब थक जाना किसी पर बैठ जाना। अच्छा, आप जौनपुर से हैं, बहुत बढ़िया शहर भाई। चलिए बता दीजिए कि जायसी की हाँ, आप बता दीजिए कि किस सूफी रचना में जौनपुर का वर्णन है। तब जाने आप जौनपुर की हैं। बताइए, किस सूफी रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है? अब बताओ तो जाने। तो यहां पर पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, कहां थकने पे बैठना है? वृक्ष के ऊपर। वृक्ष कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित रेखा चित्रों में रेखा चित्र का तत्व नहीं है। रेखा चित्र का तत्व नहीं है। अब देखते हैं कि रेखा चित्र में क्या क्या तत्व होते हैं। रेखा चित्र में क्या क्या तत्व होते हैं? तो इसमें व्यक्ति, वस्तु, किसी घटना या फिर निजी अनुभूति, व्यक्ति, वस्तु, घटना और निजी अनुभूतियों के माध्यम से क्या किया जाता है? अपनी बात को याद करके लिखा जाता है। वर्ण विषय इसमें होता है, किसी चरित्र का उद्घाटन भी होता है, और उस रेखा चित्र का उद्देश्य भी होता है। अभिनेता नहीं होता, क्योंकि अभिनेता जो है वह नाटक का गुण है। तो पद्म सिंह शर्मा इसके हिंदी में जनक माने जाते हैं। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा इसके जनक माने जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब बताइए,
जौनपुर वाली कहां गई मैडम? अब आप बताइए, छोड़िए एक और सवाल। विद्यापति के किस रचना में, विद्यापति के किस रचना में, विद्यापति की किस रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है? जौनपुर शहर का वर्णन है। जबकि ये बड़ा विवादित सवाल भी है, लोग इसमें सवाल भी उठाते हैं कि विद्यापति ने अपनी रचना में इसका वर्णन तो किया, लेकिन उस समय वहां की जो नदी है उसका वर्णन करना ये कैसे भूल सकते हैं? तो विद्यापति की किस रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है? गोरखपुर। चलिए गोरखपुर भाई, हो सकता है अभी हमारे लिए एक शादी आई है गोरखपुर से, तो हो सकता है कि मेरा विवाह ही गोरखपुर में हो जाए, ससुराल हो जाए, तो वहां तो आना जाना हो जाएगा। कई जगहों से शादियां आई हैं, गोरखपुर से, जौनपुर से, प्रतापगढ़ से। अब देखिए, हो सकता है किसी शहर से एक रिश्ता ही बन जाए। अब आप लाइन में आए हैं सर कीर्तिलता में, अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया, कीर्तिलता, वेरी गुड। तो निम्नलिखित में से देखिए, सूफी जो रचना है उसमें ज्यादातर रचनाओं में देखने के लिए मिलता है जौनपुर शहर, क्योंकि सुल्तानपुर, जौनपुर ये सब उसी की इर्द के ज्यादातर लोग मिलते हैं, तो ज्यादातर रचनाओं में इसका वर्णन मिल जाता है। लेकिन आदिकाल में कीर्तिलता में ये वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे नहीं भाई, मेरी एक भी शादी नहीं हुई है, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। चलिए देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का है, ठीक है। कामना जयशंकर प्रसाद, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद का है। करबला जो 1924 का प्रेमचंद का है। 1924 प्रेमचंद का है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। मुतख बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए, सदा सुखीलाल। जो लल्लू लोग हैं वो प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये जो रचना किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल की है। अब देखिए, जो लल्लू लाल की रचनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो लल्लू लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, प्रेम सागर। लल्लू लोगों को अगर सिंहासन पर बैठा दो तो वहां बैठ के क्या करते हैं? बत्तीसी निकालते हैं और अपने सिंहासन से बैठकर बैताल लोगों को बुलाते हैं। क्योंकि लल्लू हैं तो भूत पिचास इत्यादि मानते हैं, तो बैताल को बुला लेते हैं, बैताल पच्चीसी। माधोनल राजनीति, लाल चंद्रिका, शकुंतला नाटक और अब देखिए कैसे याद रखेंगे। तो यहां पर हम एक लल्लू लाल को बनाते हैं, ये लल्लू लाल है, ठीक है। अब इस लल्लू लाल को हम क्या करेंगे? तो जो देखिए होशियार व्यक्ति है प्रेम नहीं करता है, ऐसे याद करेंगे। तो लल्लू लोग क्या करते हैं? लल्लू लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। दिल भी हमारा अच्छा नहीं बन पाता भाई, चलिए तीर लगा देते हैं।
उल्टा तीर लग गया, कोई बात नहीं। तो लल्लू लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लल्लू लोग को अगर सिंहासन पे बैठा दो तो क्या करेंगे, बत्तीसी निकालेंगे, सिंहासन बत्तीसी। भूत प्रेत पे लल्लू लोग बहुत विश्वास करते हैं तो बैताल बुलाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, लल्लू लोग कुएं से पानी नहीं पीते, क्या करते हैं, नल लगवा लेते हैं, माधो नल। और कुर्सी पे बैठ जाएंगे लल्लू तो क्या करेंगे, राजनीति करेंगे, ठीक है। और लल्लू लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कब करते हैं, जब लाल चंद्रिका, चांदनी लाल होती है, और शकुंतला। इस तरीके से हम याद रख लेंगे तो चीजें हमारे मन में बैठ जाएंगी। लल्लू प्रेम करते हैं, लल्लू लोग क्या करते हैं, अगर इनको सिंहासन पे बैठा दो तो बत्तीसी निकालने लगते हैं। भूत प्रेत विश्वास करते हैं इसलिए बैताल को बुलाते हैं। पानी कहां से पीते हैं, नल से, माधो नल, माधो के नल से। लल्लू को अब आपने सिंहासन में बैठा है तो क्या करेंगे, ये राजनीति करेंगे, ठीक है। और प्रेम किससे करेंगे, लाल चंद्रिका से। चलिए जल्दी करिए, करते हैं। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना कौन सी है। स्त्री विमर्श की रचनाओं में उपन्यास रचना कौन सी है। अब देखिए यहां पर एक है, पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह की। ये एक बहुत ही चर्चित रचना है। एक समाज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेड़िया समाज। हमारे यहां उदाहरण दिया जाता है, अरे का भैया बेड़िया की तरह से एकदम कचकच कचकच करे, यहां ऐसे कहते हैं ना, अरे यार बेड़िया के, अरे इनका कोई स्टैंडर्ड है, बेड़िया के जैसे इनका जीवन है। तो बेड़िया का मतलब होता है कि जो घूमने वाले लोग हैं, घूमंतु प्राणी जो है उनको बेड़िया कहा जाता है। तो बेड़िया जात की जो स्त्रियां हैं उसमें जो जिस्म फरोशी है उसको यहां पर बताया गया है। और एक ये समाज शास्त्री दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए एक शब्द आता है संदर्भ समूह। क्या आता है, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वर या समाजशास्त्री उस समाज में जाकर उनके साथ रहता है और कुछ समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर उनके जीवन को समझने का प्रयास करता है। तो यह उपन्यास भी ऐसा ही है कि शरद सिंह स्वयं बेड़िया समाज की स्त्रियों के साथ बेड़िया जैसे रूप धारण करके जाके उनके साथ में रहती हैं, और एक समय बाद उनके मनोस्थिति और उनके समाज को जानने के बाद यह उपन्यास लिखती हैं। तो यह उपन्यास स्त्री विमर्श से संबंधित न होके बेड़िया समाज की स्थितियों की यौनिकता और उनके जिस्म फरोशी पर आधारित उपन्यास है। जीना है तो लड़ना होगा, बृंदा करात, औरतों के लिए औरत, नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा, ये सब स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अभी सब लोगों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दो। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। चलिए, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। अब ध्यान रखना, जो धर्म वाले लोग होते हैं वो कहां जाते हैं पानी पीने, नदी में पानी पीने जाते हैं। रतिका कंगना, रतिका कंगना, सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी। अब देखिए अंजो दीदी, उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क। अब देखिए उपेंद्रनाथ अश्क की जितनी रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको मजे मजे में याद करवाई थी, याद है कि भूल गए। उपेंद्रनाथ अश्क, अब उपेंद्रनाथ अश्क किस रूप में है, नाटककार के रूप में है। चलिए देखते हैं कि अगर इनकी सभी नाटक हमको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे। बहुत मजेदार ट्रिक है, हमें अपने दिमाग में एक इमेजिन करना है। अश्क का मतलब हमें एक चित्र बनाना है, इस तरह से
ठीक है, और इस तरह से मुंडी ऊपर, और नहीं गड़बड़ हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, रोता हुआ नूरानी चेहरा। अब ये क्या हो गया, अस्क हो गया, अस्क बह रहा है, बस। अब ऐसे याद रखना है चीजों को। अंजो दीदी, अंजो दीदी, जो बड़ी दीदी होती है सबको बहुत कूटती है, जिससे आंखों से आंसू निकलने लगता है। अगर किसी को कैद कर दो तो आंखों से आंसू निकलेगा, अगर किसी की उड़ान पर रोक लगा दो आंखों से आंसू निकलेगा। अलग अलग रास्ते, अगर हमारे और आपके रास्ते क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो जब हम बिछड़ने लगते हैं तो आंखों से आंसू आता है। जय और पराजय दोनों में ही आंसू निकलता है, अश्क निकलता है। स्वर्ग की झलक, अब जिसको ये लगता है कि मैं अब स्वर्गवासी होने वाला हूं, उसके आंखों से भी आंसू निकलता है। भंवर, अगर आपका जीवन भंवर में फंस जाए तब भी आपके आंखों से आंसू निकलेगा। इसी तरीके से छठा बेटा, छठा बेटा यानी सबसे अंतिम लड़का जो है, छोटा बेटा, उस पर सबसे ज्यादा दुखी लोग रहते हैं, करते हैं। दांची और पिंजरा, अगर किसी को पिंजरे में बंद कर दो तो उसके भी आंखों से क्या निकलेगा, आंसू निकलेगा। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को हम किससे जोड़कर याद रखेंगे, किससे जोड़कर याद रखेंगे, हम अश्क से जोड़कर याद रखेंगे, आंसू से जोड़कर याद रखेंगे, सभी रचनाएं याद रहेंगी। अगला सवाल, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है, अब ध्यान रखिएगा, जुलूस रुका है ये किसका है, विवेकी राय का है, विवेकी राय। ये ग्रामीण अंचल के कथाकार हैं और इनके निबंध भी मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बंगाल का काल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन, प्रकाश चंद्र गुप्त। ध्यान रखिएगा, स्वराज्य भवन, बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार। अब इन तीनों रचनाओं की विधा भी पूछी जा सकती है कि ये किस विधा की रचनाएं हैं। तो बंगाल का अकाल, तो जिसमें भी मानवीय त्रासदियां और दैवी आपदाओं, मानवीय त्रासदियां और दैवी आपदाओं का वर्णन किया जाए, वह रिपोर्टाज होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विधा की शुरुआत होती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, विवेकी राय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, एक युग्म सही नहीं है। तो यहां पर जो है महायोगी, यह शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है। शिव सिंह प्रसाद द्वारा रचित कृति कौन सी है, उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह की है। चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, लोहिया, बलराम, बलराज मधोक, हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? तो कमलेश्वर की देश देशांतर, रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा परदेश, राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा देश देशांतर, कमलेश्वर की कृति हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? चलिए, अब शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, ये सब मार्क्सवादी समीक्षक हैं। किसको मार्क्सवादी समीक्षक के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? तो जगदीश गुप्त को नहीं रखा जा सकता। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब ये नई कविता के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसकी है? प्राचीनतम
आत्मचरित आत्मकथा किसकी है? तो बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप सबको कमेंट करके यह बताना है कि यह आत्मकथा गद्य शैली में लिखी गई है या फिर पद्य शैली में लिखी गई है, गद्य शैली में लिखी गई है या फिर पद्य शैली में लिखी गई है। चलिए, जितने भी साथी हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि बनारसी दास जैन के कथानक ब्रज भाषा में लिखा गया, गद्य में लिखा गया है या पद्य में? ब्रज भाषा में तो लिखा ही गया है, बताइए। गद्य में सबसे पहले अटल पांडे ने जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई अटल जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है? कमलेश्वर। तो अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, यह कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। किसके द्वारा है? रामविलास शर्मा। बलराम, बलराम की रचना है पीर पर्वत। जूठन, डेट याद रखना है 1997 में। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इसी तरीके से जो मैंने जिया, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, जलती हुई नदी, ये जो रचनाएं हैं यह सब किसकी हैं? आत्मकथा है। ये सब क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, इसलिए वह बड़ा होता है कि इसमें इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज से लिया गया है। कुटज जो कि हिमालय में रहने वाला एक पौधा है, सॉरी पेड़ है। तो ये कुटज से लिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? भूत के पांव पीछे, ये व्यंग तरह के निबंध लिखते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। पग डंडियों का जमाना, पग डंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ, हुआ, गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, तुलसी चंदन घिसे, कहा कबीर, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, ये सभी जो निबंध है हरिशंकर परसाई का है, हरिशंकर परसाई का है। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अब ये कल्याणी मगध की पटरानी न होकर राजकुमारी है। अलका गांधार का, गांधार की राजकुमारी है। कार्नेलिया भारत की
सराहना करती है, एक विदेशी पात्र है, राक्षस नंद का मंत्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साथियों, अगर आप अपकमिंग 2026 की नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी टीयर 4, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, जीडीसी यूजीसी नेट से संबंधित हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबके लिए नया बैच शुरू किया गया है। व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628959237। इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस बैच भी शुरू किया गया है। आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, नंबर है 9628959237। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी भाषा में एक ही चीज को एक ही नाम से पुकारा जाए, इसलिए भाषा सिंबॉलिक होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, परंपरा दर परंपरा हम अपने अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, अगली पीढ़ी को सिखाती है, तो अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके अर्थ का संबंध प्रकृति से होता है, बिल्कुल नहीं। यह जरूरी नहीं है कि उस प्रकृति में, अब देखिए आलू हर प्रकृति में वैसी ही है, लेकिन हर एक जगह पर आलू को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। भाषा व्यवहार सामाजिक है, एकदम सही बात है। पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा, और भाषा जन्मजात भी हमें प्राप्त नहीं होती है। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है? चलिए, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक ओठों का स्पर्श करती हैं। जितने भी साथी हैं फटाफट वो लोग कमेंट करें, जवाब दें और लाइक का बटन भी दबा दें, क्योंकि लाइक अभी बहुत कम है, फटाफट लाइक बढ़ाएं आप सब। तो यहां बात की गई है कि वर्ष ध्वनियों की, तो वर्ष ध्वनियां जो है इनको हम कहते हैं दंतमूल। तो जिन वर्णों का उच्चारण दंतमूल से हो जाता है, दंतमूल का मतलब ये हमारे दांत हैं, और इन दांतों की जड़ों में जब हमारी जिह्वा टकराती है, तो दांतों की जड़ों में जब जिह्वा टकराती है तो नल, नल, रस और जा, इन वर्णों का उच्चारण होता है। किसका? नल, रस, जा। तो नल, रस, जा का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। दंत पंक्तियां क्या करती हैं? जो जिह्वा का ऊपरी भाग है, यानी जो हमारी जिह्वा है वो कहां टकराती है? दांतों के ऊपरी भाग, यानी जहां से वो जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दंतमूल भी कहते हैं। दांतों की जड़ से जब जाके टकराता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसे हम दंतमूल कहते हैं या वक्ष कहते हैं। क्लियर है सबका? चलिए अगला सवाल लेते हैं। री ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? अब देखिए, जो हमारी नई भाषा है, यानी जो नई भाषा का तात्पर्य यहां मानक हिंदी से है, तो मानक हिंदी में री का प्रयोग कम हो रहा है, री के बदले री शब्द का भी प्रयोग होने लगा है। इसी तरीके से एक री व्यंजन था, सॉरी री क्या था? एक स्वर था। अब इस री स्वर का भी जो प्रयोग है वो बंद हो गया है। अब ये किस तरीके से प्रयोग में आने लगा है? तो यह प्रयोग होने लगा है व्यंजन के तौर पर। पहले ये क्या था? पहले ये स्वर था, अब किस रूप में इसका प्रयोग होने लगा है? व्यंजन के रूप में। तो री ध्वनि किस प्रकार की है? तो ऋतुषाणाम मूर्धः, यह हमारे मूर्धा से उच्चरित होती है। कहां से उच्चरित होती है? मूर्धा से। तो री र स से मूर्धा होता है, ठीक है। तो इस अनुसार यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल पुनः आप लोगों से फिर इसी समय मुलाकात होगी, नया एपिसोड नए क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस बैच स्टार्ट हो चुका है।
टीजीटी पीजीटी 2026 और 2022 के लिए नए बैचेस आपको मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम और जीडीसी यूजीसी नेट, उत्तराखंड एलटी, DEET+B, टीजीटी हिंदी दिल्ली और झारखंड टीजीटी पीजीटी के बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा। पुनः मुलाकात होगी कल आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।